हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर होगा। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, नोट करेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने सारे के सारे लेक्चर को अटेंड किया, जो भी मैंने पढ़ाया उसको आपने नोट डाउन किया और समझा, तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। प्रायिकता का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक है, अगर हम इसका दूसरा शब्द लिखें तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना होती है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना होता है अर्थात पॉसिबिलिटी होती है। हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं जिनमें निश्चितता नहीं होती है, सर्टेनिटी नहीं होती है। जैसा हम लोग बोलते हैं कि लगता है आज इंडिया टॉस जीत जाएगी, या ऐसा हम बोलते हैं कि लगता है आज बारिश होगी, हो सकता है कल स्कूल में छुट्टी हो जाए। ये सारे सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ, इन सारे सेंटेंस में सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं है, कहीं ना कहीं अनिश्चितता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है इन्हीं अनिश्चित घटनाओं के बारे में, इन्हीं अनिश्चित घटना नहीं कह सकते हैं, अनिश्चितताओं के बारे में स्टडी करने का प्रयास करता है। प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि लगता है आज बारिश होगी। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आप उसको बोलिए कि लगता है कि 20% संभावना है या 30% संभावना है कि आज बारिश होगी। कुछ ऐसे आप बोलिए, मतलब जो अनिश्चितता है उसको ऐसे ना बोलिए, जो निश्चितता है उसका कितना परसेंटेज है इस हिसाब से बताइए। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रायिकता माने संभावना होता है, इसको हम पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। इसमें हम उन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिनमें सर्टेनिटी, निश्चितता नहीं होती है। कितना परसेंट निश्चितता है, कितना परसेंट निश्चितता नहीं है, इसी को जानने के लिए प्रोबेबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। अब प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको समझना है। सबसे पहला टर्म जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है परीक्षण। क्या समझना है डियर स्टूडेंट्स? परीक्षण। ठीक है, परीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा, बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा। देखो, सब कुछ पढ़ लेने से अच्छा है कि हम वो टॉपिक पढ़ें जो हमें अच्छे से तैयार हो जाएं। और सबसे खास बात है कि जो टॉपिक हम पढ़ लें उससे कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो उसको हम सॉल्व जरूर कर लें। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया सारा चैप्टर और किसी चैप्टर से भी हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान समझिए, परीक्षण का मतलब एक्सपेरिमेंट होता है। तो परीक्षण होता क्या है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जो हम करते हैं उसके लिए हमें कोई परिणाम मिलता है, कोई रिजल्ट मिलता है, उसी को हम परीक्षण कहते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि हम कोई डाई थ्रो करते हैं, डाई मतलब लूडो का वही पासा, जब हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कुछ आता है ना, तो वो एक तरह का परीक्षण है। आप लैब में जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, या कांच का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक प्राप्त करने के लिए जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये सब क्या है? एक परीक्षण है, एक्सपेरिमेंट है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी क्रियाकलाप जो हम लोग करते हैं जिसका हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण बोलते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी के केस में डियर स्टूडेंट्स, ये जो परीक्षण है इनको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं सामान्य परीक्षण। ध्यान समझते चलना डियर स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? सामान्य परीक्षण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट या बोल सकते हैं जनरल एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट, ध्यान समझना, नोट करते चलना। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, या रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया
कि परीक्षण अर्थात एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सामान्य परीक्षण जिसको हम बोलेंगे सिंपल एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है यादृच्छा परीक्षण जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सामान्य परीक्षण क्या होता है? सामान्य परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जिसका केवल और केवल एक ही रिजल्ट आता है, ओनली वन रिजल्ट। ऐसा कोई परीक्षण जिसका केवल और केवल एक रिजल्ट आए, एक परिणाम आए, उसको हम लोग सामान्य परीक्षण या सिंपल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना, फिजिक्स लैब में जाकर के आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कांच का अपवर्तनांक सबका वही आएगा जो एक्चुअल है अगर आप सही तरीके से करेंगे। लैब में जाकर के स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर आप सही करते हैं तो लगभग सबकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगी। तो इस तरह के जो परीक्षण होते हैं उनको हम सामान्य परीक्षण बोलते हैं, उन्हें हम सिंपल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि यादृच्छा परीक्षण अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट। इतना ध्यान से इन चीजों को क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एक नंबर में पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा यादृच्छा परीक्षण है, या यादृच्छा परीक्षण को एग्जाम्पल सहित बताइए, उदाहरण सहित उसको समझाइए। तो अगर आपको पता होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाएंगे। तो यादृच्छा परीक्षण का मतलब ऐसा है कि ऐसे परीक्षण जिनके मोर देन वन रिजल्ट्स आते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है? मोर देन वन रिजल्ट। ऐसा परीक्षण जिसके एक से अधिक परिणाम आते हैं उसे हम यादृच्छा परीक्षण कहते हैं। और इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी इस रिजल्ट को आउटकम कहा जाता है। इस रिजल्ट को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? आउटकम कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यादृच्छा परीक्षण अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव मोर देन वन रिजल्ट्स आर इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी द रिजल्ट्स इज कॉल्ड आउटकम। ठीक है, आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके एक से अधिक परिणाम आते हैं, एक से अधिक रिजल्ट आते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यादृच्छा परीक्षण के नाम से जानते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी में हम लोग यादृच्छा परीक्षण के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। यादृच्छा परीक्षण अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे। सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई यादृच्छा परीक्षण के एक से अधिक परिणाम आएंगे, मोर देन वन रिजल्ट आएगा। तो अब की बार कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये जानने की हम संभावना व्यक्त करेंगे। तो किस रिजल्ट की आने की कितनी संभावना है उसी को पता करते हैं प्रोबेबिलिटी में, उसी को पता करते हैं प्रायिकता में। बात समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या पढ़ना है? यादृच्छा परीक्षण के बारे में यहां पढ़ना है। यादृच्छा परीक्षण का कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो क्या क्या दे सकते हैं? टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछालना। दूसरा थ्रोइंग अ डाई, एक पासा फेंकना। अब एक जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड और टेल दो अलग अलग रिजल्ट हो गए, इसलिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इसमें भी मोर देन वन रिजल्ट्स या मोर देन वन आउटकम, इसलिए भी क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस तरह से तमाम प्रकार के रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा जो प्लेइंग कार्ड होता है उसमें से एक कार्ड अगर हम सिलेक्ट करें तो वो कार्ड कुछ भी हो सकता है, अलग अलग उसके 52 चांसेस होते हैं। तो ये सब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यादृच्छा परीक्षण है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके मोर देन वन रिजल्ट्स आएंगे उन्हें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, यादृच्छा परीक्षण के नाम से जानेंगे। इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स वो है प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स। पहला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। आइए हम बात करते हैं। अच्छा, क्या आपको याद है कि आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का पेपर कब है? अगर याद है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके अप्लाइड मैथ थर्ड का पेपर कब है और क्या तैयारी आप लोगों की है अप्लाइड मैथ थर्ड को लेकर के, और क्या नहीं तैयार है, ज़रा एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा इंटरेक्शन हम लोगों का बना रहता है तो ठीक रहता है। आइए हम समझते हैं। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रतिदर्श समष्टि।
प्रतिदर्श समष्टि। इन सारी चीज़ों को इतने हल्के में नहीं लेंगे आप, इन सारे टॉपिक को ध्यान से समझेंगे और इनको नोट जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से ही आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। और प्रतिदर्श समष्टि बनाने के लिए एग्जाम में आता भी है, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थ्योरी बना रहा हूँ, नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं। अपनी कॉपी में लिख लिख के इनको तैयार कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक भी टॉपिक, एक भी टर्म्स मैं स्किप नहीं करूँगा, सब आपको पढ़ाऊँगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा, जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस, ये क्या होता है? तो कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स, आउटकम आप समझ गए होंगे, आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताया आपको, यहां पे हमने लिखा द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिए, हमने कहा किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो कलेक्शन होंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैंपल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो उसके आउटकम्स होते हैं, उन सारे आउटकम्स का जो कलेक्शन होगा, उनका जो समूह होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। आइए समझते हैं। इसके बाद इसको समझ दीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एस। किसको? सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब जरा आप समझिए एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए टॉसिंग अ कॉइन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टॉसिंग अ कॉइन, एक सिक्के को उछाला जाता है, इसका सैंपल स्पेस बनाइए। तो सिक्के को उछालने पर क्या क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के, सॉरी मझले ब्रैकेट के अंदर से आप सेट अर्थात समुच्चय को लिखते हैं, उस तरीके से लिख दीजिए, कैपिटल एस से लिखा दीजिए, यही इसका क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। एग्जाम में आता है वन कॉइन इज टॉस्ड, राइट इट्स सैंपल स्पेस। एक सिक्के को उछाला जाता है, इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाइए या प्रतिदर्श समष्टि लिखिए, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। अगर यहीं पर बोल दिया जाएगा टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो सिक्के को उछाला जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों सिक्कों में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल या दोनों टेल, इस तरीके से आ सकता है। ये जो आपके सामने हम बना रहे हैं ये क्या है? प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है। जब एक सिक्के को उछाला गया तब की प्रतिदर्श समष्टि ये बनेगी, दो सिक्के को उछाला गया तो प्रतिदर्श समष्टि ये बनेगी। अगर हम यहाँ पर तीन सिक्के की बात करें तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और ही बना लीजिए, टेल टेल टेल। कितनी कंडीशन बनेगी? टोटल 8 कंडीशन बनेंगी। इसके लिए फार्मूला होता है कि कितने सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट होंगे। ध्यान रखिएगा, सैंपल स्पेस के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको हम लोग सैंपल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट कहते हैं। पूरा ये जो है हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट है। प्रतिदर्श बिंदु आप हिंदी में कह सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, वह है 2 की पावर n। क्या है? 2 की पावर n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है।
मतलब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो प्रदर्श समष्टि में कितने अवयव रहेंगे, मतलब कितने प्रदर्श पॉइंट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2 की पावर 1, एक पॉइंट को साइड करेंगे तो 2 की पावर 1, मतलब कितनी कंडीशन बनेगी 2 कंडीशन। दो सिक्के को उछालना होगा तो 2 की पावर 2 लगाएंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी 4 कंडीशन बनेगी। ऐसे ही जब हम यहाँ पर 3 लगा देंगे 2 की पावर 3 तो कुल कितनी कंडीशन बनेगी 8 कंडीशन बनेगी। ऐसे ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू कितनी कंडीशन बनेगी 16। अभी जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं वो आप लोग सीख जाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। ये फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। नोट पॉइंट ये है कि अगर हम एक सिक्के को कई बार उछालें, अगर हम एक सिक्के को कई बार उछालें या कई सिक्के एक साथ उछालें, दोनों केस में सैंपल स्पेस जो होगा वो सेम बनेगा। मतलब जैसे कहा जाए 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कहा जाए कि 2 सिक्के उछाले जाएं, या ये कहा जाए कि 1 कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस 2 बार, तो दोनों का मतलब क्या होगा एक ही होगा। एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक साथ उछालो, दोनों केस में जो सैंपल स्पेस होगा वो सेम बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये केस जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और आगे चल के अभी डाई के लिए हम बात करेंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो नोट कर लीजिए कि 1 कॉइन इज, नोट करिए मैं बोल रहा हूं 1 कॉइन इज टॉस्ड मेनी टाइम्स आर many coins are tossed together, both condition will be same. 1 coin is tossed many times or many coin is tossed together, both condition will be same. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है और प्रतिदर्श समष्टि हम लोग कैसे बनाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिदर्श बिंदु क्या होते हैं ये आपको डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातें जो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर करी वो समझ में आ गया होगा। अब जरा हम बात कर देते हैं यहाँ पर टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, ये बच्चे ज़्यादा पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। टॉसिंग 3 कॉइन्स बोल दीजिए या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर बोल दीजिए। इस केस में सैंपल स्पेस क्या बनेगा जरा हम देखते हैं। इसको बनाने का तरीका ऐसे है, तीनों पहले जो है 3 टाइम्स तो बना ली, चलो फिर से बना लेते हैं। ऐसे तीनों हेड बना लिया करिए, फिर हेड 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 बना के एक टेल बना लीजिए और उसके बाद इसी टेल को खिसकाइए, टेल हेड हेड बन जाएगा। उसके बाद फिर 2 टेल लिख दीजिए, टेल टेल, तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, उसके बाद फिर टेल टेल टेल। ये देखो 8 कंडीशन बननी चाहिए थी, 8 कंडीशन यहाँ बन गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए हम यहाँ बात कर देते हैं टॉसिंग 4 कॉइन्स की। टॉसिंग 4 कॉइन्स, अगर 4 सिक्के उछाले जाएं तो आपको पता है 16 कंडीशन बनेगी। जरा इसको बना लेते हैं, चारों में हेड लिख लीजिए, हेड 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 हेड। अब एक टेल लिख के खिसकाइए, हेड 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 टेल लिखिए, इसको खिसकाइए, हेड हेड टेल हेड, फिर हेड टेल हेड हेड, फिर टेल हेड हेड हेड। ठीक है, ऐसे खिसकाते चले आए। अब 2 टेल लिख दीजिए, हेड हेड टेल टेल। अब इसको खिसकाइए जरा, क्या बनेगा, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक, उसके बाद टेल हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड हेड, और एक हमारे से छूट जाता है वो है टेल हेड हेड टेल, ये मैं लिख देता हूं बाद में। फिर हेड टेल टेल टेल, 3 टेल लिख दीजिए। उसके बाद फिर टेल हेड टेल टेल, उसके बाद टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, उसके बाद फिर टेल 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 टेल। जरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 कंडीशन यहाँ पर बन जाती हैं। इस तरीके से बना सकते हैं, या जिनको इसको बनाने में दिक्कत होती है वो क्या करें, 2 कॉइन का आपको आता है ना, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इसी के साथ एक बार हेड लगा दीजिए, एक बार टेल, मतलब हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल। ऐसे इसके साथ हेड टेल हेड,
फिर उसके बाद हेड टेल टेल, ऐसे इसके साथ हेड टेल ऐसे लगा दीजिएगा, अपने आप कंडीशन बन जाएंगी। 4 दूना 8, फिर इसी के साथ फिर लगा देंगे तो 16 कंडीशन बन जाएगी। लेकिन मुझे ऐसे बनाने में आसानी होती है, मुझे ऐसा एक क्रम में भी मिल जाता है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सैंपल स्पेस बनाना कुल मिला के आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। जब 3 कॉइन टॉस होंगी तब के लिए सैंपल स्पेस, और 4 कॉइन टॉस होंगी तब के लिए सैंपल स्पेस, दोनों बना करके मैंने आपको दिखा दिया। इसको आप जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हम डाई को थ्रो करेंगे तब सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, क्या बनेगा, आइए जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1 डाई इज थ्रोन, 1 डाई इज थ्रोन। एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, यही तो आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। अगर हम यही बात कर लेंगे 2 डाई की, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 पासे फेंके जाएं तो क्या होगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3, ऐसे ही करते करते लास्ट में 6 6 बनेगा। ठीक है, इसमें कुल कितनी कंडीशन बनेगी, इसमें अगर हम सैंपल पॉइंट की बात करें तो इसमें सैंपल पॉइंट कितने बनते हैं, 36, और इसके लिए तो आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे, सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। इसके सैंपल पॉइंट को पता करने के लिए भी फार्मूला होता है। जैसे क्वाइन का जो सैंपल पॉइंट है उसको पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n, वैसे ही डाई में सैंपल पॉइंट पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। फार्मूला है डियर फ्रेंड्स 6 की पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ डाई है। ठीक है, पासा जिसको हम कहते हैं पासा, है ना, ये है। कैसे, जरा समझिए। जैसे 6 की पावर n है, अगर हम एक डाई थ्रो किए तो 6 की पावर 1 माने 6 कंडीशन, 2 डाई थ्रो किए तो 6 की पावर 2 माने 36 कंडीशन, 3 किए तो 216 कंडीशन बनेगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, ध्यान देना, जब हम एक क्वाइन को जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 6 कंडीशन बनेगी। जब हम 2 डाई को थ्रो करेंगे तो कितनी कंडीशन बनेगी, 36 कंडीशन बनेगी। जब हम 3 डाई को थ्रो करेंगे तो 216 कंडीशन बनेगी। ऐसा आप सभी लोगों को अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। अब अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, जरा समझिए। मैंने ये समझाया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके साथ साथ मैंने आपको समझाया कि एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण क्या होता है, जिसमें आपको बता दिया मैंने कि परीक्षण 2 तरह का होगा। एक होगा हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंट, दूसरा हमने आपको बताया होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने आपको बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके मोर देन 1 रिजल्ट्स या मोर देन 1 आउटकम्स आते हैं। इसी के बारे में हम प्रोबेबिलिटी में स्टडी करते हैं, और जो आउटकम्स आते हैं उनकी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, है ना, सैंपल स्पेस बोलते हैं। और हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाना सीखा। अब डियर स्टूडेंट देखो, सैंपल स्पेस बनाने के लिए तमाम कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, जरा आप सभी लोग इस चीज को समझिए। जैसे कह दिया जाए कैसे कैसे सैंपल स्पेस बनाने के लिए आता है। जैसे कह दिया जाए कि किसी एक फैमिली में, ठीक है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनके गर्ल और बॉय के लिए सैंपल स्पेस बनाइए, जबकि उनके ऑर्डर से मतलब है। तो क्या करोगे आप कह दोगे कि जो बॉय है उसको हम किससे डिनोट कर देंगे, बी से, और जो गर्ल है उस लड़की को हम किससे दिखा देंगे, जी से डिनोट कर देंगे। जब सैंपल स्पेस बनाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कि दोनों क्या हो, बॉय हो, या हो सकता है पहला बॉय दूसरा गर्ल हो, या पहली गर्ल दूसरी बॉय हो, या हो सकता है दोनों गर्ल हो। तो ये इसकी क्या बन गई, सैंपल स्पेस बन गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए हमसे कहेगा कि सैंपल स्पेस बनाइए, तो हम ये देखेंगे कि वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या हो सकता है। जो जो हो सकता है वही आपको लिख देना है, जो जो हो सकता है वही उसकी क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि एक हमारे पास बकेट है, उस बकेट में, ठीक है, उस बकेट में आपसे कह दिया जाए कि 3 रेड बॉल्स हैं। कितनी बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं, और 2 जो हैं वो ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब ये जो रेड बॉल हैं इनको हम लोग 3 रेड बॉल को अगर R1 से R2 से R3 से डिनोट कर दें,
और जो हमारी ब्लैक बॉल है इसको हम B1, B2 और B3 से डिनोट कर दें और आपसे कहें कि इसका सैंपल स्पेस बनाइए, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो पहली रेड बॉल या तो दूसरी रेड बॉल या तो तीसरी रेड बॉल निकलेगी, एक बॉल निकाल रहे हैं तो या तो B1 या तो B2 या तो क्या बनेगा B3, इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, दो ही बॉल थी तो B2 तक ही जाएगा, ठीक है। और अगर इसका नाम ना रखा जाए, खाली इतना कह दिया जाए कि 3 रेड 2 ब्लैक बॉल है और एक बॉल निकाली जाती है, तो बॉल या तो रेड होगी या तो ब्लैक होगी, ये भी सैंपल स्पेस बन सकता है जब इसके ऑर्डर से हमें मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आपको किसी भी कंडीशन के लिए सैंपल स्पेस बनाने के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग सैंपल स्पेस बना लेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। यही बात ध्यान रखनी है कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, जो हो सकता है वही हमारा उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। जैसे एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है एग्जाम में खूब पूछा जाता है, किसी नॉर्मल ईयर में 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये इसी पर सॉल्व होता है, पेपर में बहुत बार पूछा गया, किसी लीप ईयर में 53rd संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, वो भी इसी कंसेप्ट लगेगा। मतलब अगर आपको सैंपल स्पेस बताना आ गया तो आगे का काम आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वह है हमारा इवेंट। क्या है? इवेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ध्यान समझना, तो जो इवेंट होता है, जो घटना होती है, ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी को इवेंट, उसी को घटना कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि एक डाई को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। अब इवेंट का मतलब होता है कि इसी सैंपल स्पेस जो आपको दिख रहे हैं, इसी सैंपल स्पेस का जो है सबसेट, उसकी क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी, घटना कहलाएगी। जरा समझिए कैसे। इवेंट को E1 E2 E3 से दिखाया जाता है। तो E इक्वल जैसे हम लिख दिए 1 2, तो ये इसका सबसेट है ना। F हमने लिख दिया जैसे 5 6, ये हो गया। जैसे हमने कोई एक इवेंट G लिख दी, जैसे हो गया आपका 4 5 और 6, तो ये हो गया। बात समझ में आ रही है। तो सबसेट क्या होता है, सॉरी इवेंट क्या होती है, किसी भी सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी को इवेंट कहते हैं। एक टॉपिक और आता है अकरेंस ऑफ इवेंट। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अकरेंस ऑफ इवेंट। अकरेंस ऑफ इवेंट अर्थात किसी घटना का होना। जैसे हम ये सैंपल स्पेस बना लिए और हम इस ई के होने की बात यहां कर रहे हैं, मतलब इवेंट ई होगी, इसके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो इवेंट ई होने का मतलब ये होता है कि हमने डाई को थ्रो किया तो 1 आ गया या 2 आ गया। डाई को थ्रो करने पर 1 आ जाए या 2 आ जाए तो इवेंट ई हो जाएगी। देखो डाई को थ्रो करेंगे तो 1 और 2 दोनों तो आ नहीं जाएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो डाई को थ्रो करने पर इस इवेंट के जो सैंपल पॉइंट है, इस इवेंट के जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी आ गया तो मतलब इवेंट ई हो गई। वैसे ही इवेंट एफ होने का क्या मतलब है, डाई को थ्रो करने पर 5 आ जाए या क्या आ जाए 6 आ जाए, इसका मतलब इवेंट एफ हो गई। वैसे इवेंट जी होने का क्या मतलब है, डाई को थ्रो करने पर 4 5 या 6 में से कोई भी एक आ गया तो इवेंट हो गया। तो ये है इवेंट। इवेंट क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस का सबसेट होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, इवेंट कहलाती है। अकरेंस का मतलब होता है कि इवेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से कोई अगर आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो इवेंट हो गई, वो इवेंट अकर कर गई। तो अभी इवेंट के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, जैसे हमने आपको समझाया है कि सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस बनाते कैसे हैं, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, 1 डाई को थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, 2 डाई को थ्रो करेंगे तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे। ये सारी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी और इनको अपने कॉपी में नोट भी जरूर से जरूर कर लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इवेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने केवल आपको बताया कि इवेंट क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस का सबसेट है इवेंट। इवेंट की अकरेंस का मतलब क्या है कि जो इवेंट में एलिमेंट है उनका आ जाना, वही उसकी अकरेंस कहलाती है, उसका हो जाना कहलाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इवेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवेंट कई टाइप की होती है, जिसमें से कुछ आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। इस इवेंट को डिफाइन करिए, उसका एग्जाम्पल लिखिए, इस तरीके से पूछा जाता है। अभी एक लेक्चर और आपको थोड़ा सा 1-2 लेक्चर थ्योरेटिकल मिलेगा, उसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा, अच्छे तरीके से सॉल्व करा दूंगा। चैप्टर बेहद अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी
आज का ये जो लेक्चर हुआ है, इस लेक्चर में सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं या नहीं, ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो उस पर एक बार मैं फिर से जोर दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और वो आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर सारे के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप बोल दीजिए कि सर सारे टॉपिक क्लियर हैं, आप लेक्चर को आगे कंटिन्यू करिए। तो अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे तो मैं आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन अगर आपको कहीं कोई समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कवर अप कर लूंगा। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ या वैसे भी बहुत सारी चीजें जैसे जॉब वगैरह के लिए वैकेंसी वगैरह आती है तो वो सब भी मैं वहां पर शेयर करता रहता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। और जैसा मैंने आप सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी डिमांड करी है, जो कुछ भी मैंने जानने का प्रयास किया है, उसको आप सभी लोग मुझे जरूर से जरूर बताएंगे, उसके लिए मुझे बेहद खुशी होगी। और आगे लेक्चर कंटिन्यू हो, ये आप सभी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। अगर आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो मैं लेक्चर को आगे कंटिन्यू जरूर से जरूर करूंगा। और जो जो चैप्टर आपके नहीं तैयार हैं, जिनमें आपको समस्याएं हैं, उनको मैं बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।